दौड़ और किताब की दुनिया से दूर जाए चांद अपने गांव की मिट्टी की खूबसूरती महसूस कर रहा था। वो अपने घर लौट रहा था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो शहर से अपने गांव लौट आया था। गांव की जमीन पर चलते हुए उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और सुकून है। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आती है। माँ, मैं आ गया। घर के अंदर उसकी सौतेली माँ शारदा देवी रसोई में काम कर रही थी। जयचंद उनके पास गया और उनसे बोला, माँ, मैं आ गया। आप कैसी हो? शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बर्तन धोने में व्यस्त थी। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। जाईचांग को लगा शायद वो नाराज है या उसे पहचान नहीं पा रही। माँ, मैं हूँ जयचंद, आपका बेटा। इतना जल्दी भूल गई क्या मुझे? वो फिर शांत रही और बस अपने काम में लगी रही। जयचंद को यह अजीब लगा। तभी उसने देखा कि उसका सौतेला भाई सुरेश अपने कमरे में लेटा हुआ था। अरे भाई, क्या कर रहे हो? देखो, मैं आ गया। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो छत को घूर रहा था। जयचंद को लगा कि शायद वो किसी सोच में डूबे हुए थे। अरे भाई, क्या हुआ? कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो मेरे से? सुरेश ने जयचंद को देखा तक नहीं। जयचंद ने उसे बहुत बातें की, लेकिन सुरेश ने कई प्रतिक्रिया नहीं दी। जयचंद को लगा कि ये कोई मजाक है जो दोनों मिलकर उसके साथ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है तुम लोग मुझसे बात नहीं करोगे, क्योंकि मैं इतनी देर से आया हूं। ठीक है, मैं समझ गया। जयचंद ने दोनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो परेशान हो गया। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने क्या किया है? दोपहर हो गई थी और जयचंद को भूख लगने लगी। उसने देखा कि माँ ने 2 लोगों के लिए खाना बनाया है। जयचंद उसके पास जाकर कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। शारदा देवी ने खाना सुरेश को दिया। सुरेश थाली लेकर अपने कमरे में चला गया। जयचंद ने देखा कि वो उसने नजरअंदाज कर रही है। उसे दोबारा कोशिश की। माँ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? शारदा देवी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो अपनी थाली लेकर खाने बैठ गई। जयचंद को लगा कि वो दोनों उससे ज्यादा नाराज हैं, इसीलिए वो परेशान होकर बाहर निकल गया। गांव के गलियों में भी अजीब सा माहौल था। एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। जयचंद उसके पास गया। दादा, सब ठीक है? बूढ़े आदमी ने जयचंद को नहीं देखा। वो बस बैठे ही रहे। अरे दादा, मुझे पहचान लिया क्या? मैं जयचंद। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जयचंद आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर चलकर उसने एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए दिखे। जयचंद उनके पास गया। भैया, एक चाय देना। चाय वाले ने जयचंद को नहीं सुना। वो बस अपने काम में लगा रहा। जयचंद को लगा कि शायद वो बहरा है। भैया, मुझे एक कप चाय चाहिए। चाय वाले ने उसे नहीं सुना। जयचंद को लगा कि ये कोई मजाक है, इसलिए वो वहां से भी चला गया। रास्ते में कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे। जयचंद उनके पास गया। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस साथ खेलते रहे। जयचंद को लगा कि वो उनसे बात नहीं करना चाहते। क्या मैं पागल हो गया हूँ? कोई मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा? जयचंद को अब थोड़ा डर भी लगने लगा था। वो गांव की गलियों में अकेला घूम रहा था। रात हो गई थी और गांव में सन्नाटा था। उसने देखा कि कुछ कुत्ते उसके पीछे आ रहे हैं। ये कुत्ता मेरे पीछे क्यों आ रहे? कुत्ते उस पे भौंकने लगे। जयचंद को लगा कि वो कुत्ता डर गया है, इसलिए वो उन कुत्तों से दूर चला गया। तो कुत्ते शांत हो। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? जयचंद परेशान होकर गांव के बाहर चला गया। वहां उसे एक पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। जयचंद उनके पास गया। बाबा, आप कौन हैं? और इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हैं? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा, मुझे बताइए कि मेरे साथ क्या हो रहा है? सब लोग मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जयचंद वहां से परेशान होकर गांव की तरफ वापस आता है। वो गांव में एक जगह पर बैठ जाता है। वो बस यही सोच रहा था कि क्या वो पागल हो गया है या ये सब एक सपना है। तभी उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना, जो उसे कुछ ही दूर खड़े होकर बात कर रहे थे। बहुत बुरा हुआ जयचंद के साथ। हाँ, सुना है कि उस शहर में किसी ने मार डाला। इसलिए तो हम अपने बच्चों को शहर नहीं भेजना चाहते हैं।
ये सुनकर जयचंद के पैर तले जमीन खिसक गई। जयचंद को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। गांव वाले की बातों से जयचंद के दिमाग में एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया था। जयचंद को मार डाला गया है, ये शब्द कानों में गूंज रहे थे, पर उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो भागते हुए वापस अपने घर की ओर गया, जहां उसकी सौतेली माँ और भाई बैठे थे। जयचंद की आंखों में अब तक की सारी उलझन और पीड़ा थी। माँ, भाई, ये सब क्या है? क्या तुम सच में मुझे नहीं देख सकते? क्या मैं मर चुका हूं? अरे कुछ तो बोलो। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ, क्या ये सच है? क्या मैं सच में मर चुका हूं? अरे माँ, बताइए ना, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। जयचंद की चीखें, उसका रोना मानो उसको सुना ही नहीं दे रहा था। उसी पल जयचंद को पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वो एक आत्मा है जिसे कोई देख नहीं सकता और ना ही सुन सकता है। ठीक है, अगर मैं सच में मर चुका हूं, तो मुझे किसने मारा? क्यों मारा? ये मैं जरूर पता लगाऊंगा। इस सवाल से उसे एक नई दिशा दी। उसके भीतर अब निराश नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग जल रही थी। वो अपनी खोई हुई याददाश्त के टुकड़ों को जोड़ने लगा। उसे धुंधली यादें याद आने लगी, जैसे कि वो शहर जा रहा था। उसे अपनी सौतेली माँ का चेहरा याद आया, जिसने उसे एक मिठाई का डिब्बा दिया था। वो उसे याद आया, लेकिन उसके आगे का कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे और याद क्यों नहीं आ रहा कि शहर जाकर मेरे साथ क्या हुआ? बस यही याद है कि माँ ने मुझे मिठाई का डिब्बा दिया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? जयचंद इन्हीं बातों को सोचता रहा और गांव की गलियों में भटकता रहा। कुत्ते अब भी उसे पर भूख रहे थे। जयचंद भटकते भटकते गांव से बहुत दूर जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। वह उसे पुरानी गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर एक तांत्रिक ध्यान कर रहे थे। अनी वही सब। ये तांत्रिक कौन है? तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और सीधे जयचंद की ओर देखा। तू आ गया जयचंद। आप मुझे देख सकते हैं और आपको मेरा नाम भी पता है, लेकिन कैसे? रोते हुए, बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। गांव के लोग कह रहे थे कि मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है बाबा। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। कृपया करके मुझे बताइए कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ भुला नहीं है जयचंद, मुझे मारा गया है और तू मरा नहीं है, तुझे मारा गया है। मुझे किसने मारा है और क्यों मारा है? पहले बैग जा और ये जल पी। जयचंद तांत्रिक के पास बैठ गया और उसने पानी पिया। तेरी सौतेली माँ और तेरा सौतेला भाई, उन्होंने तुझे मारा। आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ और मेरा भाई मुझे क्यों मारेगी? बेटा, तेरे पिता तेरे नाम बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए थे और उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा था। इस बात से उन दोनों के दिल में लालच और नफरत भर गई थी। वे दोनों तेरे से बहुत नफरत करने लगे थे जब तू शहर जा रहा था। क्या तुझे याद है कि तेरी सौतेली माँ ने तुझे कुछ दिया था? हाँ, मुझे याद है। उन्होंने मुझे बेसन के लड्डू दिए थे एक डिब्बे में और कहा था कि रास्ते में खा लेना। वो बेसन के लड्डू साधारण नहीं थे। तेरी सौतेली माँ और तेरे भाई ने मिलकर एक तांत्रिक से उन लड्डू में एक शक्तिशाली काली भभूत मिलवाई थी। वो भभूत इतनी खतरनाक थी कि उसे खाता उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी, और साथ ही उन्होंने एक और भयानक काम करवाया था। और क्या करवाया था बाबा? उन्होंने तेरी आत्मा के लिए एक विशेष आत्मा प्रक्रिया करवाई थी। इस प्रक्रिया के प्रभाव से करने वाले की आत्मा, जो कि एक भयानक आत्मा बन जाती है, वो अपनी शक्ति को देती है। उसकी कुछ हद तक याददाश्त भी चली जाती है। वो बस एक बेबस और दिशाहीन आत्मा बन के भटकती रहती। लेकिन उन्होंने आत्मा प्रक्रिया क्यों करवाई? इससे उन्हें क्या लाभ हुआ होगा? बेटा, जिसकी हत्या हो जाती है उसकी आत्मा अपना बदला जरूर लेती है। जो लोग उसे मरते हैं वो उन्हें छोड़ता नहीं है। यह बात शायद उन दोनों को पता थी, इसलिए उन्होंने पहले ही तांत्रिक से कहकर आत्मा प्रक्रिया करवाई।
आत्मा प्रक्रिया से तेरी आत्मा को शक्तियों नहीं मिली और ना ही उसके कुछ याद रहा, और यही कारण है जिससे तुझे यही याद रहा कि तू जिंदा है। तुझे ये बात याद ही नहीं रही कि तुम मर चुके हैं। ये सुनकर जयचंद की आंखों में आंसू आ गए और अपने परिवार के लोगों की इस क्रूरता को देखकर हैरान था। उसने रोते हुए कहा, मेरी अपनी माँ और भाई, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे यकीन नहीं होता। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगा। मेरी अपनी माँ और भाई, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे यकीन नहीं होता। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगा। तू उसके साथ क्या करेगा? उन्हें जान से मार देगा या फिर कुछ और करेगा? मैं उन्हें मारूंगा नहीं बाबा। मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि वो तड़प तड़प कर मरे। वो अपनी पूरी जिंदगी में चैन से ना सो सके, ऐसी सजा दूंगा। तेरे साथ अन्याय जो हुआ है बेटा, और जब अन्याय होता है तो मैं न्याय के लिए हम खड़ा होता हूं। मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे इस आत्मा पर क्रिया से मुक्त कर रहा हूं, जिससे तेरे पास शक्तियां आ जाएगी और तू अपना बदला आसानी से ले पाएगा। तांत्रिक ने कुछ शक्तिशाली मंत्र पढ़े और जयचंद के शरीर बदलने लगा। उसका चेहरा डरावना हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अब एक भूत आत्मा नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली और खौफनाक आत्मा बन चुका था। अब तू आजाद है। अब जा और उन दोनों के बुरे कर्म का हिसाब कर। मैं उन्हें ऐसा दर्द दूंगा कि वे मौत की भीख मांगेंगे। जयचंद सीधा अपने घर पहुंचा। उसकी सौतेली माँ और भाई सो रहे थे। अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला। दोनों चौंक कर उठ गए। उनके सामने जयचंद खड़ा था, लेकिन उसका रूप बहुत भयानक था। जयचंद, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे कर्म का फल दूंगा। तुमने मुझे मारा था ना, अब तुम भी ऐसे ही तड़पोगे। शारदा देवी और सुरेश घबराकर माफी मांगने लगे, लेकिन जयचंद ने उन्हें अनदेखा किया। उसने एक मंत्र पढ़ा और दोनों बेहोश हो गए। फिर जयचंद भी कहीं गायब हो गया। अगली सुबह गांव में चारों तरफ हड़कंप मच गया। शारदा देवी और सुरेश पागल हो चुके थे। वो हर जगह जयचंद की आत्मा दिख रही थी। नहीं नहीं जयचंद, मुझे मत मार। गांव वाले डर गया और उन्होंने पागल खाने में, लेकिन पागल खाने में भी उन्होंने चैन नहीं मिला। उन्होंने हर रात जयचंद की आत्मा दिखती, जो उन्हें हमेशा याद दिलाती कि उन्होंने क्या किया था। इन सबसे परेशान होकर सुरेश ने आत्महत्या कर लिया और शारदा देवी की हालत भी बहुत खराब हो गई। तांत्रिक अपनी गुफा में ध्यान में बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली। कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। जो जैसा बोता होता है वैसा ही काटता है। ध्यान रखें, बुरे कर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।